सीक्रेट की बात कर रही है ना? बिल्कुल। 2006 में आई द सीक्रेट और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का सिद्धांत। हमने आज बहुत सारी चीजें खंगाली हैं, उस कैब ड्राइवर की प्रेरणादायक ऑडियो डायरी से लेकर इस किताब के अलग अलग विश्लेषण और इसके दावों को चुनौती देने वाली साइंटिफिक रिसर्च तक। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इस किताब का असर। इस एक विचार ने दुनिया भर में 3 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बेची। 50 से ज्यादा भाषाओं में इसे पढ़ा गया। हाँ, लेकिन इसकी शुरुआत एक बहुत ही गहरे व्यक्तिगत संकट से हुई थी। 2004 में रोंडा बर्न खुद एक बुरे दौर से गुजर रही थी। पिता के अचानक निधन के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बिखर चुकी थी। कामकाज ठप था, रिश्ते टूट रहे थे। तो फिर उन्हें ये आइडिया मिला कहाँ से? उसी निराशा के दौर में उन्हें अपनी बेटी से 1910 की एक पुरानी किताब मिली, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। बस वहीं से इस रहस्य की नींव पड़ी, जिसने आगे चलकर $300 मिलियन से ज्यादा का एक पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया। तो आज का हमारा मुख्य सवाल ये है कि क्या सच में ये ब्रह्मांड एक विशाल ऑनलाइन शॉपिंग ऐप की तरह है? ये तुलना बहुत दिलचस्प है। जहां हमारे विचार ही हमारी असल मुद्रा यानी करेंसी है। क्या सिर्फ सोचने भर से चीजें दरवाजे पर डिलीवर हो जाती हैं, या फिर ये पूरा खेल मानव मनोविज्ञान, उम्मीद और बेहतरीन मार्केटिंग का एक अचूक मिश्रण है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये थ्योरी काम कैसे करती है। द सीक्रेट का पूरा ढांचा 3 जादुई कदमों पर टिका है। अच्छा, तो वो 3 कदम कौन से हैं? वो हैं मांगना, विश्वास करना और पाना, यानी आस्क, बिलीव और रिसीव। किताब का दावा है कि अगर इन 3 कदमों को सही से फॉलो किया जाए तो जिंदगी में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो चलिए इन कदमों को थोड़ा खोल कर देखते हैं। सबसे पहला कदम है मांगना यानी आस्क। इसको ऐसे समझते हैं। सोचिए, हम किसी बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट में गए हैं। हाँ। और वेटर सामने खड़ा है और हम ऑर्डर देने के बजाय बस इतना कहते हैं कि कुछ भी अच्छा सा खाने को ले आओ। तो क्या वेटर समझ पाएगा? बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। उसको साफ साफ बताना होगा कि क्या चाहिए। वही बात। अब एक सफल ट्रेडर बन चुका हूं और हर महीने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बना रहा हूं। इसे क्लैरिटी या स्पष्टता कहते हैं। रुको, यहाँ बात सच में बहुत उलझ जाती है, क्योंकि दूसरा कदम है विश्वास करना, और यही सबसे मुश्किल हिस्सा लगता है मुझे। हाँ, विश्वास करना थोड़ा ट्रिकी तो है। इसमें ये मानना होता है कि जो मांगा गया है वो मिल चुका है। मिलेगा नहीं, बल्कि मेरा मतलब है मिल चुका है। अब जरा प्रैक्टिकली सोचिए, जब किसी की जेब पूरी तरह खाली हो, ईएमआई बाउंस हो रही हो, तो वो इंसान खुद को अमीर कैसे मानेगा? वही तो, दिमाग चीख चीख कर कहता है कि भाई ये तो सफेद झूठ है, किसे बेवकूफ बना रहे हो। एकदम, उसका अपना ही दिमाग उस पर हंसता है। यहीं पर किताब फेक इट टिल यू मेक इट वाली मानसिकता पेश करती है। कहा जाता है कि आपको अपने दिमाग को चकमा देना होगा, मतलब वैसा ही बर्ताव करना होगा जैसे कोई सफल व्यक्ति करता है। बिल्कुल। अगर रत्ती भर भी शक हुआ या मन में ये सवाल आया कि ये कैसे होगा, तो किताब का दावा है कि उसी पल ब्रह्मांड से आपका वो जादुई कनेक्शन टूट जाता है। और तीसरा कदम है पाना यानी रिसीव करना, जिसका सीधा सा मतलब बताया गया है अच्छा महसूस करना। अगर कोई दिन भर चिड़चिड़ा रहता है या ट्रैफिक में गालियां देता है, तो वो अपनी मनचाही चीज को खुद से दूर धकेल रहा है। हाँ, खुशी और उत्साह से इंसान रिसीविंग मोड में आ जाता है। और यहीं पर किताब एक बहुत बड़ी छलांग लगाती है। वो विचारों को सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया नहीं मानती। तो फिर क्या मानती है? वो क्वांटम फिजिक्स और विज्ञान के भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करके ये दावा करती है कि हमारे विचार असल में ऊर्जा और फ्रीक्वेंसी हैं। ये आकर्षण के नियम को गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की तरह ही एक अचूक प्राकृतिक नियम बताता है। मतलब जैसे ग्रेविटी बिना भेदभाव के काम करती है, वैसे ही। बिल्कुल। द सीक्रेट कहता है कि आकर्षण का नियम भी बिना किसी भेदभाव के हर पल काम कर रहा है।
तो चलिए इसी पॉइंट पर थोड़ा पुशबैक देते हैं। किताब में एक बहुत ही आम उदाहरण दिया गया है, सुबह उठते ही पैर में चोट लगने का। हाँ, वो अंगूठे के तकलाने वाला क्लासिक एग्जाम्पल। वही कहा गया है कि अगर सुबह बिस्तर से अंगूठा टकरा जाए और आप गुस्से में कह दें कि आज का दिन खराब होने वाला है, तो सच में चाय गिर जाती है या ऑफिस जाते हुए ट्रैफिक में कोई भिड़ जाता है। हाँ, किताब कहती है कि उस एक नेगेटिव विचार ने बुरी घटनाओं को चुंबक की तरह खींच लिया। लेकिन क्या सच में ये ब्रह्मांड की तरफ से दी जा रही कोई रहस्यमयी सजा है, या फिर इसका एक बहुत ही तार्किक कारण है? अगर मेरे पैर में चोट लगी है और मैं गुस्से में हूँ, तो मेरा ध्यान भटका हुआ है ना? हाँ, ध्यान भटकेगा तो चाय गिरेगी। वही तो, मैं चिड़चिड़ी होकर ड्राइव करूंगी तो किसी से भिड़ूंगी ही। तो क्या हम अपने ही खराब मूड और गलतियों का ठीकरा एक ब्रह्मांडीय चुंबक पर नहीं फोड़ रहे हैं? ये बहुत ही सटीक सवाल है। क्या हम हर घटना के लिए सच में एक अदृश्य शक्ति को अपना 5 साल पुराना विजन बोर्ड निकाला तो सच में जादू सा हो गया। उसमें ठीक उसी घर की तस्वीर लगी थी जिसमें वे उस वक्त रह रहे थे। मतलब उन्होंने अनजाने में हूबहू वही घर खरीद लिया था। ये कहानी सुनते ही ऐसा लगता है कि विजुअलाइजेशन ने ब्रह्मांड को मजबूर कर दिया वो घर उन्हें देने के लिए। धन और स्वास्थ्य को लेकर भी लोग ऐसे ही बड़े दावे करते हैं, जैसे लगातार 30 दिनों तक शीशे के सामने खड़े होकर ये दोहराना कि मैं ये खरीद सकता हूँ, ताकि दिमाग की कंडीशनिंग बदली जा सके और गरीबी का डर खत्म हो। हमने जो सोर्सेज खंगाले हैं उनमें रात में गाड़ी चलाने की एक बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। हाँ, वो हेडलाइट्स वाले। बिल्कुल, जब रात के अंधेरे में कार चलाते हैं तो हेडलाइट्स की रोशनी सिर्फ 200 फीट आगे तक का रास्ता दिखाती है। आपको मंजिल नहीं दिख रही होती, लेकिन आप सिर्फ उस 200 फीट की रोशनी के भरोसे ही पूरा सफर तय कर लेते हैं। जिंदगी भी ऐसे ही आगे बढ़ती है। लेकिन मेरा असली सवाल यहाँ ये है कि क्या वो विजन बोर्ड सच में ब्रह्मांड से जादू की तरह चीजें पैदा करके हवा में से घर ले आता है, या फिर ये सिर्फ हमारे दिमाग को उन मौकों और रास्तों को पहचानने के लिए ट्रेन करता है जिन्हें हम शायद रोजमर्रा की भागदौड़ में अनदेखा कर देते थे? ये जो आपने सवाल पूछा है ना, यही असली चाबी है इस पूरे रहस्य को खोलने की। अगर हम इसे विज्ञान और मनोविज्ञान की बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो हमारे दिमाग में एक सिस्टम होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहते हैं। थोड़ा इसको आसान भाषा में समझाइए, ये RAS आखिर काम कैसे करता है? मान लीजिए कि आपने एक लाल रंग की कार खरीदने का फैसला किया। जैसी आप ये तय करती हैं, अचानक आपको सड़क पर हर जगह लाल रंग की कारें दिखने लगती हैं। तो क्या वो कारें रातों रात शहर में आ गई? नहीं, वो कारें पहले भी वहीं थीं, लेकिन आपके दिमाग के लिए उनका कोई महत्व नहीं था, इसलिए दिमाग उन्हें फिल्टर आउट कर रहा था। अच्छा। RAS हमारे दिमाग का वो गेट कीपर है जो ये तय करता है कि कौन सी जानकारी अंदर जाएगी और कौन सी नहीं। जब जॉन असराफ ने विजन बोर्ड पर उस घर की तस्वीर लगाई तो उन्होंने अपने RAS को प्रोग्राम कर दिया था। ओ, तो उनके दिमाग ने अनजाने में ही सही उन आर्थिक मौकों और लोकेशंस की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया जो उन्हें उस घर तक ले जा सकते थे। एकदम सही पकड़ा। मतलब जादू ब्रह्मांड में नहीं बल्कि हमारी अपनी दिमागी वायरिंग में है। लेकिन द सीक्रेट इस मनोविज्ञान को एक ऐतिहासिक और जादुई रहस्य का नाम देता है। हाँ, किताब में दावा किया गया है कि बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, प्लेटो, आइजैक न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे महान विचारकों को ये नियम पहले से पता था। यहाँ तक कि बाइबल के मैथ्यू 21:22 का भी हवाला दिया गया है, जहाँ लिखा है कि प्रार्थना में तुम विश्वास के साथ जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। असल में ये विचार कोई नया नहीं है,
ये 19वीं सदी के न्यू थॉट आंदोलन से प्रेरित है। लेकिन जहां इतनी लोकप्रियता हो और न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिकों का नाम इस्तेमाल किया जा रहा हो, वहां आलोचना होना लाजमी है। बिल्कुल, और हमें इस चर्चा में उन आलोचकों की राय को भी सामने रखना होगा, क्योंकि तस्वीर का दूसरा पहलू देखना बहुत जरूरी है। मशहूर लेखक मार्क मैनसन ने तो इसे साफ तौर पर प्ले बुक फॉर एंटाइटलमेंट कह दिया है, जिसका मतलब है हक जताने और आत्ममुक्ता का एक जरिया। उनका मानना है कि ये किताब इंसान को स्वार्थी बनाती है। हाँ, जहाँ इंसान सिर्फ अपनी इच्छाओं के इर्द गिर्द घूमता रहता है। और ब्राइट साइडेड की लेखिका बाबरा एहरनरिच की चेतावनी तो और भी गंभीर है। वो क्या कहती है? वो कहती हैं कि ये लगातार सकारात्मक सोच का दिखावा एक बहुत ही खतरनाक टॉक्सिक पॉजिटिविटी को जन्म देता है। सोचिए, अगर किसी की नौकरी आर्थिक मंदी की वजह से चली जाए या कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए, तो द सीक्रेट का लॉजिक क्या कहता है? वो लॉजिक तो यही कहेगा कि ये तुम्हारे ही नेगेटिव विचारों का नतीजा है, जो कि बहुत ही असंवेदनशील है। बिल्कुल, ये इंसान को वास्तविकता से भागने पर मजबूर करता है और पॉलिटिकल कंप्लेसेंसी या राजनीतिक शालीनता को बढ़ावा देता है। मतलब अगर समाज में गरीबी या भ्रष्टाचार है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने के बजाय आप बस कमरे में बैठकर पॉजिटिव सोचते रहें। वही तो, ये तो सच में सिस्टम की कमियों को छुपाने का एक बहुत ही आसान तरीका बन जाता है। इंसान खुद को ही हर बुरी चीज का दोषी मानने लगता है। सही कहा। और जहां तक विज्ञान का सवाल है, विज्ञान ने तो इन दावों को पूरी तरह खारिज किया है। क्रिस्टोफर चाबरिस और हार्वर्ड की भौतिक विज्ञानी लीजा रैंडल इसके क्वांटम भौतिकी वाले दावों को सिरे से नकारते हैं। मतलब उनके अनुसार विचारों की ऊर्जा और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच कोई जादुई संबंध नहीं है। बिल्कुल नहीं। साइंस जर्नलिस्ट मैरी कारमाइकल इसे महज जादुई सोच और घिसी पिटी बातों का एक पुराना मिश्रण मानती हैं, जिसे हम स्यूडो साइंस कहते हैं। हाँ, और ये तब बहुत खतरनाक हो जाता है जब लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दवाइयां छोड़कर सिर्फ जादुई सोच पर निर्भर हो जाते हैं। तो फिर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर विज्ञान इसे खारिज कर रहा है और आलोचक इसे टॉक्सिक बता रहे हैं, तो ओपरा विनफ्रे जैसे बड़े टीवी होस्ट ने इसे प्रमोट क्यों किया? ये सवाल तो बनता है। ये रातों रात 30 करोड़ डॉलर का साम्राज्य कैसे बन गया? क्या ये सिर्फ प्राचीन धार्मिक आस्थाओं को एक मॉडर्न कमर्शियल पैकेज में बेचने का तरीका था? देखिए, इन तीखी आलोचनाओं के बावजूद लोग आज भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें फिर से मनोविज्ञान की शरण में जाना होगा। अच्छा, कई विश्लेषकों का दावा है कि 90% लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड इस प्रक्रिया को रोकता है। बचपन की कंडीशनिंग इतनी गहरी होती है कि हम खुद को सफलता के लायक ही नहीं मानते। इसको परखने के लिए जर्नलिस्ट वैलेरी फ्रैंकल का अनुभव बहुत दिलचस्प है। उन्होंने गुड हाउसकीपिंग मैगजीन के लिए 4 हफ्ते तक इस रहस्य को अपनी असल जिंदगी में आजमाने का फैसला किया। अच्छा, तो उन्होंने अपने प्रयोग में क्या पाया? उन्होंने हर वो काम किया जो किताब में लिखा था, और उन्होंने पाया कि आभार जताना मतलब ग्रैटिट्यूड और अपने लक्ष्यों का विजुअलाइजेशन करना आपको मानसिक रूप से शांत और खुश रखता है। हाँ, ध्यान परेशानियों से हटकर लक्ष्यों पर केंद्रित हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने बहुत ही चुटीले अंदाज में ये भी साफ कर दिया कि ब्रह्मांड कोई नई कार आपके दरवाजे पर डिलीवर नहीं करने वाला, वो बहुत व्यस्त है। ये बहुत ही सटीक बात कही उन्होंने। किताब का जो हिस्सा सबसे ज्यादा काम का है वो है अतीत के दुखों को छोड़ना। अगर बचपन में किसी ने गरीबी या सदमे का सामना किया है तो उस पर रोते रहने से वर्तमान खराब ही होता है। खुद से प्यार करना सीखना और एक स्वस्थ सेल्फ एस्टीम जगाना मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ मुझे एक और दिलचस्प एनालॉजी याद आ रही है। कौन सी एनालॉजी? मेडिकल साइंस में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। डॉक्टर एक मरीज को एक मीठी गोली देता है जिसमें कोई असली दवा नहीं होती। हाँ, सिर्फ चीनी की गोली। बिल्कुल, लेकिन मरीज का दिमाग उस पर इतना गहरा विश्वास कर लेता है कि शरीर खुद दर्द मिटाने वाले हार्मोन रिलीज करने लगता है और मरीज सच में ठीक हो जाता है। प्लेसिबो इफेक्ट दिमाग की सबसे रहस्यमयी क्षमताओं में से एक है। तो मेरा सोचना यह है कि क्या द सीक्रेट और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी मनोविज्ञान का एक विशाल प्लेसिबो ही है? ये बहुत ही शानदार तुलना की आपने। जहां असली जादू ब्रह्मांड की किसी ऊर्जा में नहीं बल्कि इंसान के खुद के नजरिए के बदलने में छिपा है। किताब आपको एक कहानी सुनाती है ताकि आप खुद पर विश्वास कर सकें। एकदम। जब नजरिया बदलता है तो इंसान उन अवसरों को देखने लगता है जो पहले से वही मौजूद थे।
अगर आप सिर्फ सोफे पर बैठकर करोड़पति बनने की कल्पना करें तो बैंक खाते में पैसे नहीं आने वाले। बिल्कुल नहीं आएंगे, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। लेकिन अगर वही विजन बोर्ड किसी को डिप्रेशन से निकालकर काम करने की ऊर्जा देता है तो वो प्लेसिबो अपना काम कर चुका है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। वो क्या? भले ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे क्वांटम भौतिकी का कोई पुख्ता विज्ञान ना हो या ब्रह्मांड कोई कैटलॉग ना हो जहां से आप अपनी इच्छाएं ऑर्डर कर सकें। सही बात है। लेकिन अपने विचारों को सकारात्मक दिशा देना, लक्ष्यों को लिखकर दीवार पर लगाना और नकारात्मकता से दूर रहना, ये सब मेंटल हेल्थ के लिए बेहतरीन टूल्स हैं। जो लोग आज की ये गहन चर्चा सुन रहे हैं उनके लिए समझना जरूरी है कि केवल सोचना काफी नहीं है और हर बुरी घटना के लिए आप खुद जिम्मेदार नहीं हैं। सही मानसिकता और मेहनत दोनों जरूरी हैं। द सीक्रेट शायद ब्रह्मांड का कोई छिपा हुआ नियम ना हो, लेकिन ये मानव मन की उस असीमित क्षमता को जरूर दर्शाता है जो उम्मीद और फोकस से पैदा होती है। बात तो एकदम सही है, लेकिन चर्चा खत्म करने से पहले मैं एक अंतिम विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ। कुछ ऐसा जो आज के हमारे इस डिजिटल दौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अच्छा, वो कैसा सवाल है? अगर हम द सीक्रेट की इस बात को थोड़ी देर के लिए सच मान लें कि हम जो लगातार सोचते हैं वही हमारी असलियत बन जाता है, तो जरा आज के दौर पर नजर डालिए, जिसमें सोशल मीडिया का सबसे बड़ा रोल है। बिल्कुल। आज सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स लगातार हमारे दिमाग में नकारात्मक, सनसनीखेज और डरावनी खबरें फीड कर रहे हैं। हम दिन भर वही देख रहे हैं और उसी पर चर्चा कर रहे हैं। ये तो बहुत ही गहरा पॉइंट है। तो क्या हम सब अनजाने में ही सही एक बहुत ही सामूहिक और डरावने भविष्य का विजन बोर्ड नहीं तैयार कर रहे हैं? वाकई ये सोचने वाली बात है। अगर हमारे विचार हमारी दुनिया बनाते हैं तो हम अपनी स्क्रीन पर देखकर कैसा भविष्य बना रहे हैं, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। मिलेंगे अगली बार एक और दिलचस्प विषय की गहराई में उतरने के लिए। तब तक अपने विचारों का ध्यान रखिए।